ये सिलेबस है, जिसके पास आरएस का सिलेबस वो देख लो। आपका ध्यान से सुन लो, क्लासिफाइड सिलेबस यही माना जाता है। एसआई में तो नाम मात्र की टिप्पणियां की गई, क्वेश्चन आते हैं एक जैसे। तो इसमें क्या क्या सिलेबस है पहले मैं आपको लिख रहा हूं, आप ध्यान से सुन लेना, जिसे समझने की कोशिश करो। भारत के सांस्कृतिक आधार, इसका मतलब संस्कृति को विशेष महत्व दिया जाएगा। इसमें है सिंधु घाटी, नंबर 2 वैदिक काल, फिर है बिंदु नंबर 2 छठी शताब्दी, बीसी या ईसा पूर्व की श्रमण परंपरा और नए धार्मिक विचार, जिसमें 3 है। एक सबसे पहले है आजीवक, दूसरा है बौद्ध और तीसरा है जैन। फिर चैप्टर नंबर 3 प्रमुख राजवंश, और ध्यान रखें ये का ये सिलेबस आईएएस के जीके में भी यही है। आईएएस प्री का सिलेबस सेम है, क्योंकि आरएएस वालों ने आईएएस को कॉपी किया है। प्रमुख राजवंश के महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियां, इसमें कौन कौन से हैं? नंबर 1 है मौर्य, नंबर 2 कुषाण, नंबर 3 सातवाहन, और फिर नंबर 4 गुप्त, फिर है चालुक्य, फिर है पल्लव, और फिर लास्ट में है चोल। तो 7वां है चोल, ठीक है। फिर दोस्तों 3 यूनिट तो ये है, और फिर चौथी जो यूनिट है उसका नाम क्या है? प्राचीन भारत में कला एवं वास्तु। फिर यूनिट नंबर 5 प्राचीन भारत में भाषा एवं साहित्य का विकास। और इसमें कौन कौन सी भाषाएं? नंबर 1 संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा और तमिल भाषा, ठीक है। तो ये सिलेबस है अपना प्राचीन भारत का। अब आप लोग जो है नहीं लिख रखा, तो क्योंकि पेपर एसआई में भी सेम यहीं से निकल के आता है। एसआई में क्या कर दिया,
कि उनको बिल्कुल शॉर्ट कर दिया। तो प्यारे बच्चों, फोटो खींच लो इस सिलेबस की, या बेस्ट तो ये रहे कि अपनी हिस्ट्री की कॉपी के पहले पन्ने पर इसको उतार दो। हिस्ट्री का जो आपका रजिस्टर है उसका सबसे पहला जो पेज खाली है, दोनों ही हैं वो अलग बात है, लेकिन हिस्ट्री के रजिस्टर पर होना अलग बात है, वहां हो जाना चाहिए। हम लोग हर सब्जेक्ट का सिलेबस अपनी रजिस्टर के मेन फ्रंट पेज पर लिख करके रखा करते थे और टिक लगा लिया करते कि ये याद हो गया, ये याद हो गया, ये रह गया। उन पे 5-5 बार टिक लग जाते थे। अरे किसी ने बुकलेट चुराई है क्या? किसकी चुरगी? खड़ा हो जा रहा है। कौन सी बुकलेट थी? ये वाली RS प्री। अरे वो पड़ी उधर, पहले तो बांट आता है और फिर कहता है चोरी हो गई। कतई बावड़ा है तो क्यों ना बावड़ी। तो प्यारे बच्चों, अरे छाप दो फटाफट या फिर फोटो खींच लो, काम हो गया क्या? लिख दिया, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, जो लिख रहे हैं वो लिखते रहें, जिन्होंने लिख लिया वो मेरे से बात करें। मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? ये यूनिट पूरी नहीं हुई क्या? आजीवक हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, और 6ठी शताब्दी में श्रमण परंपरा का विकास और नए धार्मिक विचार क्यों आए पढ़ा दिया। मैंने लिखाया था सबसे पहले क्यों आए थे विचार, तो यज्ञों की जटिलता वगैरह। अब प्रमुख राजवंश ये यूनिट में हमने मौर्य कर लिए, कुषाण, सातवाहन और गुप्त, ये हो गए। ये 3 और बचे हैं जिनको करते ही प्राचीन काल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 यूनिट पूरी होगी, एक तो पहली बची हुई है, समझ रहे हो। तो मैं सोच रहा हूं कि इसको प्राचीन को खत्म ही कर देते हैं ना, अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला, क्योंकि पूरा राजवंश जो था उसको खींचते खींचते मुझे बहुत जोर आया, लेकिन हाँ मैंने कर दिया। इनमें तो एक एक दिन के ही है, ये मुश्किल से 2 या 3 राजा ही हैं इनमें। तो जिन लोगों ने लिख दिया है, लिख दिया क्या? ओके, आराम से लिख दो, क्योंकि मेन चीज सिलेबस होती है और उसी का आपको होश नहीं है। अच्छा, SI वाले क्या सोच रहे हैं कि हम तो थानेदार बनेंगे, हम क्यों देखें? नहीं, तुम्हारे थानेदारों, तुम्हारा पेपर जो है ना उसमें यही रहेंगे। ये RPSC का है, थानेदार का नहीं है। RPSC या RS का पेपर और SI का पेपर एक ही कमेटी से बनवाती है और उसके पास मेनली RS का सिलेबस ही होता है। इसलिए तुम लोग देख रहे हो कि पिछले कुछ वर्षों से RS प्री और SI प्री के एक जैसे क्वेश्चंस निकलते हैं। तो तुम लोग इसको पढ़ो, थानेदार हो तो होंगे अपने घर में, यहां सिलेबस आपको RS का पढ़ना पड़ेगा। मतलब पेपर यहीं से आएगा। मैंने वही बताया जो पिछले सालों के 10 साल के पेपरों में हो रहा है उसको। हाँ, तो आप लोग इसको फोकस करें। 2 बात है, जल्दी वाले विद्यार्थी स्किप करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं उनको वो भी बता दूं, प्राचीन पढ़ लो, आधुनिक भारत पढ़ लो। मध्यकाल को स्किप कर सकते हो क्योंकि मध्यकाल में या तो 1 या 2 क्वेश्चन ही निकलते हैं, उसे हम चाहें तो छोड़ सकते हैं। लेकिन प्राचीन भारत में और आधुनिक भारत में अच्छे क्वेश्चन। आधुनिक में भी 1857 की क्रांति और राष्ट्रीय आंदोलन ही छाया हुआ है पूरा सिलेबस में, तो वो हम स्किप नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करूं कि आपने लिख दिया। आगे कर रहा हूं। अब दोस्तों, आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा वो मैं बता रहा हूं।
ये अपना हो गया है, ये खत्म। क्योंकि मैंने मौर्य काल पढ़ाते समय मौर्य कला और वास्तुकला पढ़ा दी, गुप्त काल में गुप्त काल की, सातवाहन काल में सातवाहन की, कुषाण काल में कुषाण काल की, सारे एक साथ लेके चला। यहां तक कि मैंने तो अरकमेलू के अंदर जो जार मिले थे वो भी पढ़ा दिए। मतलब मैंने अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारा करा दिया। तो ये यूनिट भी अपनी पूरी हो गई है और ये यूनिट आज पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें संस्कृत की अधिकांश रचनाएं तो बता चुका, फिर भी कुछ बच गई वो आज कराऊंगा। प्राकृत मौर्य में हो चुकी सारी प्राकृत भाषा थी, और तमिल आज मैं पढ़ा दूंगा। आज नहीं होंगे तो कल हो जाएगा, 1 घंटे, मतलब परसों है भाई। आज यदि बचता है तमिल साहित्य संगम काल अपना, तो परसों 1 घंटे में हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के अगली 2 यूनिट भी मेरी तैयार है। इसका मतलब प्राचीन भारत को मैंने टू द पॉइंट, आपको पता भी नहीं लगा, आराम से पढ़ते पढ़ते पूरा भी हो गया। अब जो बच गया प्राचीन भारत में, या तो पहले उसी को कर लें जिससे आपके दिमाग से निकल जाए कि प्राचीन भारत पूरा हो गया, और आप कहो तो आधुनिक में आ जाऊं। पहले प्राचीन भारत ही हो जाए तो ठीक है ना, 5-7 दिन लगेंगे। और देखो कितना सिस्टमेटिक सारा कुछ लिख करके, कल मैंने आपको गुप्त काल की विज्ञान पढ़ाई थी, एकदम सिस्टमेटिक। परसों पढ़ले रोज 2-3 दिन से मैं गुप्त काल की कला और वास्तु पढ़ा रहा था आपको, मंदिर वगैरह स्तूप वगैरह सारे के सारे एक्यूरेट, क्योंकि परीक्षा में आते हैं। मैंने आपको वो पढ़ा है जो आपके सिविल सेवाओं में क्वेश्चंस आते हैं, उस पर ज्यादा फोकस किया है। तो आज चूंकि, और ये 3 टॉपिक तो ये बचे 3 दिन के, और 5-5 दिन के ये टॉपिक बचे हैं अपने, तो कुल मिला के 10 और 3 13 दिन। 13 से कम ही लगेंगे, क्योंकि 1-1 घंटे के ही हैं, लेकिन मैंने 2-2 घंटे मान लिए। क्योंकि अपना ये सिलेबस जो है दोस्तों 10 घंटा यानी 20 और लगभग 5, ये कितने घंटे हो गए, 25। यदि 3 घंटे क्लास आती है तो सारा ही सिलेबस जो है 8 दिन में हो जाएगा। 8-3-24, 9 दिन मान लो, लेकिन 9 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्राचीन भारत अपना। ये अपनी योजना रही। सबसे मुश्किल प्राचीन भारतीय है, क्योंकि मैं 1857 की क्रांति की हेडिंग डालने के बाद तो तुम्हें होश नहीं रहने दूंगा कि तुम बैठे कहाँ हो। इतना दमादम एकदम से कहानी पर कहानी हुआ क्या था, और राष्ट्रीय आंदोलन में भी तुम्हें पता ही नहीं रहेगा कि तुम यहां हो या गांधी जी के साथ आंदोलन चला रहे हो। ये आज कह रहा हूं मैं, शब्दों को याद रखना। जब आपके रोंगटे खड़े होकर के आंदोलन चलाओगे, तब मैं पूछूंगा बोलो कहां बैठे हो, तब आप यही कहोगे गुरुजी मजा आगा। क्योंकि ऐसा, और फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों को पूछ लो, ऑप्शनल वालों को मैं पढ़ा रहा हूं तो वो कहते हैं गुरुजी बस पता नहीं ये 2 घंटे कैसे चले जाते हैं, पता नहीं लगता। क्योंकि सबसे मुश्किल प्राचीन भारत है, तुमने उसी में मजा ले लिया, तो फिर तो बात होनी क्या है। खैर, अरे टेबल तोड़ोगा के। अब अपन आज की हेडिंग डाल देते हैं, कौन सी, तो आप इस बात को यूं कहो या गुप्तकालीन साहित्य कहो, एक ही बात है। तो हेडिंग डाल दो गुप्तकालीन साहित्य, गुप्तकालीन साहित्य। तो प्यारे दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया कि गुप्त काल में संस्कृत राजभाषा, हाँ जी, साहित्य भाषा थी। तो गुप्त काल की राजभाषा कौन सी है, संस्कृत।
संस्कृत का चरम विकास। हां, लिखते जाओ। गुप्त काल में हुआ, गुप्त काल में हुआ। अतः गुप्त काल को संस्कृत भाषा का स्वर्ण काल कहते हैं। आजकल खा रहे हैं कि खड़ा रह कहते हैं कि मेरे सामने काट वहां का मशीन का मैंने पानी डलवा देगा तो सेवा पुरानी रहती क्या मैंने लिख दिया। तो प्यारे दोस्तों, एक हमारे इंटरव्यू में मेरे दोस्त संस्कृत सब्जेक्ट से थे। आरएस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि ये संस्कृत लोग भारतीय बोलते क्यों नहीं है, जब इनकी धर्म की भाषा है, भारतीयों के धर्म की भाषा संस्कृत है। भारतीय लोग अपना शादी या फिर कोई भी धार्मिक फंक्शन उनकी धार्मिक भाषा संस्कृत में होता है, फिर भी भारतीय संस्कृत से दूर क्यों जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा। संस्कृत धीरे धीरे कमजोर क्यों हो रही है, जब भारत की मातृभाषा संस्कृत थी, मूल भाषा संस्कृत थी, बाकी भाषाएं सारी उसी संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं, तो फिर संस्कृत कमजोर क्यों हो गई। तब उसने उत्तर दिया था, आप दो पहले कि संस्कृत भाषा कमजोर, तो कमजोर क्यों हो गई, ये भाषा इतनी दूर क्यों हो गई, हम लोग संस्कृत से क्यों भागते हैं, वो हमें क्यों याद नहीं होती, उसमें हम क्यों नहीं पढ़ते। हम जो पढ़ रहे हैं ये भाषा हिंदी, अरे ये तो फारसी मिश्रित है। हम हिंदी बोलने वाले यदि हम ईरान चले जाएं, इराक चले जाएं, दुबई चले जाएं तो भी अपना काम चल जाएगा, क्योंकि ये मूलतः वहां की भाषा है। तो संस्कृत भाषा से हम दूर क्यों हो गए, सोचो बताओ। ये जटिल है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। इसकी कठिनता, संस्कृत की कठिनता इसको जीनी नहीं दे रही। तो फिर आरपीसी के उस इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य ने पूछा, तो फिर इस संस्कृत भाषा को छोड़ क्यों नहीं देते, इसे हमने लटका क्यों रखा है कि एक भाषा संस्कृत पढ़ो, संस्कृत। ये जब संस्कृत भाषा इसकी कठिनता इसको जीनी नहीं देती, तो फिर ये भाषा मर क्यों नहीं जाती, हम इसको मार क्यों नहीं देते। तो आप बताओ साहब, क्यों नहीं मार देते। तो उसका उत्तर था कि सर,
गुप्त काल में संस्कृत भाषा ने वो मुकाम हासिल कर लिया था, इतना विपुल साहित्य संस्कृत में रच दिया गया कि वो गुप्तकालीन साहित्य इसको मरनी नहीं देता और इसकी कलिष्ठता इसको जीनी नहीं देती। इसलिए संस्कृत भाषा सांसें गिन रही है, मर भी नहीं पाएगी, जी भी नहीं पाएगी, ये बीच में है। और आज यही कंडीशन है। इतना सटीक आंसर था कि उसको 120 नंबर प्राप्त हुए। उस समय 160 नंबर का इंटरव्यू था, टॉप नंबर थे उसके। इतने प्रसन्न हो गए, इतना सटीक तरीके से। तो बात यह है कि संस्कृत भाषा जो आज जिंदा है वो गुप्त काल के कारण है, क्योंकि गुप्त काल में ऐसे ऐसे साहित्यकार हुए जिनकी रचनाएं अमर हैं, वो कभी मिट नहीं सकती। जैसे विष्णु शर्मा का लिखा हुआ पंचतंत्र इस धरती पर सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको नैतिक शिक्षा देने के लिए पंचतंत्र की जानवरों की कहानियां सुनाई जाती हैं। भाषा कोई भी हो, बस अंग्रेजी में उन पात्रों को, हमारे यहां उन सियारों के नाम कलीला और दिमना होता है, और वहां यूरोप में उनका नाम जोनी और मेयर होता है, लेकिन है पात्र वही, कहानी भारतीय ही है, पूरी दुनिया में प्रचलित है। कालिदास की रचनाएं, धन्वंतरी के ग्रंथ, वाग्भट के ग्रंथ, आर्यभट्ट के ग्रंथ, वराहमिहिर के ग्रंथ, ये ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ, ये संस्कृत में ही हैं, और ये मूल ग्रंथ संस्कृत में होने के कारण संस्कृत भाषा मर नहीं सकेगी। इसलिए संस्कृत भाषा का चरम विकास कब हुआ था? गुप्त काल में, और इसके बाद इसमें सिर्फ पतन ही पतन हुआ, और आज संस्कृत भाषा सांसें तो गिन रही है लेकिन मर नहीं सकती। कारण क्या है? क्योंकि गुप्त काल का साहित्य, गुप्त काल में सबसे बड़ा जो साहित्यकार है उनमें नाम आता है कालिदास का। कालिदास जिसे भारत का, जैसे अंग्रेजी में अंग्रेजी को लोकप्रिय बनाने वाला एक साहित्यकार, नाटककार, उपन्यासकार था, नाम था शेक्सपियर। इसी तरह से कालिदास जो है वो संस्कृत भाषा के शेक्सपियर कहा जाते हैं। तो कालिदास संस्कृत भाषा के शेक्सपियर कहे जाते हैं, और इन्होंने जो रचनाएं लिखी उनमें दोस्तों इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे थे। कौन कौन से? 2 महाकाव्य। नंबर 1 रघुवंश, और नंबर 2 कुमार संभव। इन्होंने, कालिदास ने 3 नाटक लिखे जो दुनिया में प्रचलित हैं। कोई तोड़ नहीं इनके नाटकों को, जो भी पढ़ता है वो खो जाता है, उसे भोजन करने का होश तक नहीं होता। इतने मार्मिक हैं, इतनी करुणा में मानवीय संवेदनाओं को, उसके गुस्से, प्रेम और वात्सल्य के जो भाव हैं उनको इस कदर उभारा है कालिदास ने कि इनका कोई तोड़ नहीं है। इन कालिदास के नाटक में पहला नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, और दूसरा नाटक है मालविकाग्निमित्र, और तीसरा नाटक है विक्रमोर्वशी। कालिदास ने 2 खंड काव्य भी लिखे दोस्तों। इनके खंड काव्य कितनी? 2। एक का नाम है मेघदूत और दूसरे का नाम है ऋतुसार। तो संस्कृत का जब भी नाम आएगा तो कालिदास के बिना संस्कृत का नाम अधूरा रहेगा।
ये कालिदास, जिनके नाटक, जिनके महाकाव्य और जिनके खंड काव्य आज तक लोकप्रिय हैं। तो दोस्तों कालिदास लिखे, फटाफट लिस्ट बना दें, एक एक को डिटेल से थोड़ा सा लेंगे हम, क्योंकि आपके डायरेक्ट मेंशन है संस्कृत साहित्य। दो महाकाव्य हैं, तीन नाटक हैं, दो खंड काव्य हैं। ये कालिदास के आगे संस्कृत का शेक्सपियर या भारत का शेक्सपियर जरूर लिख देना। लिख दिया ना? क्या हुआ बेटा? लिख दिया। तो सबसे पहले रघुवंश की हेडिंग डालो तो।
हाँ जी, लिख दिया। अब रघुवंश की हेडिंग डालो। डाल दी। तो ध्यान से सुनो, लाइन लिखाऊंगा एक, लाइन बताऊंगा 5-7। रघुवंश मतलब भगवान राम के पापा दशरथ के दादा के दादा राजा रघु। इसमें एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच जो झगड़ा हुआ, उस युद्ध में देवता कमजोर पड़ गए, राक्षस हावी हो गए। तो उस समय राजा रघु को देवताओं ने बुलाया था। राजा रघु के संतान नहीं थी। उन्होंने देवताओं की सहायता की। देवताओं ने आशीर्वाद मांगने के लिए कहा कि कुछ भी मांगो, हम तुम्हें वचन दे रहे हैं, जो मांगोगे मिलेगा। तो देवताओं ने कहा कि रघु ने कहा कि भाई मेरे विष्णु जैसा कोई पुत्र पैदा हो, मेरी संतान हो। तो देवता बड़े संकट में आ गए। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट तुम्हें तो विष्णु जैसा पुत्र नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारे वंश में तुम्हारे पुत्र के पुत्र के पुत्र के रूप में खुद विष्णु जी का अवतार लेना होगा। इसलिए राम पैदा हुए थे। इसी में लिखा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई। ये वाक्य जो है वो यहीं से लिया गया। तो ये बात जो है मैं थोड़ी सी लिखा रहा हूं आपको, फटाफट लिखेंगे। लिखें, अयोध्या या कौशल, अयोध्या या कौशल के राजा, अयोध्या या कौशल के राजा राजा रघु के राजा रघु के द्वारा देवताओं को सहयोग करनी, देवताओं को सहयोग करनी एवं विष्णु के रघुवंश में जन्म लेनी, का उल्लेख है। का उल्लेख है। इसी में लिखा है, उल्लेख है, इसी में लिखा है, रघुकुल रीत सदा चली आई। नंबर 2, कुमार संभव। नंबर 2, कुमार संभव। नंबर 2, कुमार संभव। तो दोस्तों इसमें पार्वती के द्वारा शंकर भगवान की तपस्या करनी, उन्हें चाहने, उनका विवाह होने और उनके 2 संतान का जन्म होने। बड़ी संतान कौन? कार्तिकेय। और छोटी कौन? तो यहां तक की कहानी इसमें दी गई है। लिखो इसमें फटाफट। लिखें, हिमालय की पुत्री पार्वती के द्वारा, हिमालय की पुत्री पार्वती के द्वारा पार्वती के द्वारा शिव की तपस्या और विवाह तथा कार्तिकेय
तथा कार्तिकेय कोष्टक में कुमार। तो कुमार जो कहा गया है वो कुमार संभव में कुमार कार्तिकेय को कहा गया है। तो कार्तिकेय कोष्टक में कुमार। दोबारा बोलूं? अरे बावड़ो, हिमालय की पुत्री पार्वती के द्वारा शिव की तपस्या और विवाह तथा कार्तिकेय कोष्टक में कुमार कोमा गणेश के जन्म का उल्लेख है। उल्लेख है। ओके। अब दोस्तों अगला नाटक है, कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम की हेडिंग डाल दो। मुझे लग रहा है शायद इसमें से एक क्वेश्चन आपके ये वाला आएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम। तो उसमें मुख्य बात क्या है, क्योंकि एक ये नाटक है, नाटक और सबसे चर्चित नाटक संस्कृत का, इसमें हस्तिनापुर का कुरुवंशी राजा कौन? दुष्यंत। ये इधर है। और एक जंगल में ऋषि आश्रम और उसकी पुत्री शकुंतला, ये इधर है। तो एक बार दुष्यंत जो है वो शिकार करने के लिए जंगल में जाता है, लेकिन चक्रवाती हवाओं और बारिश के कारण मार्ग भटक गया, रात्रि हो गई। शेर का शिकार करने गया था, लेकिन साथी और सैनिक पीछे रह गए। राजा ने काफी देर तक उनको ढूंढने का प्रयास किया, नहीं मिल पाया क्योंकि घना जंगल था। राजा को लगा कि अब शेर मेरा शिकार नहीं कर ले, इसलिए बचने के लिए मैं कोशिश करता हूं। बहुत कोशिश की, कई देर तक भटका कि कुछ आश्रय मिल जाए। तभी दूर से एक रोशनी टिमटिमाती दिखाई दी। राजा अपना घोड़ा लेकर के उधर चल पड़ा। पता लगा एक आश्रम है ऋषि का। आश्रम में गया, पता लगा कि बारिश तब तक थम चुकी थी कि ऋषि भी कहीं बाहर गया है। ऋषि कन्या शकुंतला थी। राजा जो था उसने आश्रय मांगा, वहां रहा। जैसे ही शकुंतला को पता लगा कि एक राजा है, वो भी किशोरावस्था पार कर चुकी थी, दोनों में प्रेम हो गया, विवाह करना तय हुआ। लेकिन मन से विवाह हो भी गया। साथ रुके और सुबह दुष्यंत जाते समय शकुंतला को बोला, प्रिय मेरे साथ चलो। इसने कहा, नहीं, पिताजी को आने दो। काश व्हाट्सएप होता तो मैसेज भेज देती। अभी कोई संपर्क का साधन नहीं है, इसलिए शकुंतला जो थी उसने मना कर दिया कि मैं बाद में आऊंगी। बाद में दुष्यंत ने उसे अपने हाथ की अंगूठी निकाल कर दे दी कि तू आना और ये दिखाना। और इसी क्रम में जब ऋषि आया, पहले तो ओढ़मा दिया शकुंतला को, फिर कहा कोई बात नहीं, विधि का विधान है। शकुंतला जो थी वो उस समय गर्भवती भी थी, और वो अंगूठी लेकर के जब जा रही थी तो गंगा पार करते समय अंगूठी
गिरगिर गंगा में मछली ने उसे निगल ली। बिना अंगूठी के शकुंतला जब गई तो दुष्यंत ने देखा वो बात भूल चुका था, और उसने शकुंतला के साथ उसका आया हुआ पेट देखा तो कहा कि महारानी तू जा, मेरे पर क्यों आरोप लगाती है, मैं तुझे नहीं जानता, मैं तो इसे विवाह नहीं मानता, मैं कब गया था कहां गया था मुझे कुछ याद नहीं। शकुंतला भी कुछ ज्यादा बोल नहीं पाई, क्योंकि भावनाओं का दर्द ऐसा था कि वो मुझे देखते ही पहचान लेगा, बस वो मेरा है मैं उसकी। लेकिन जब उसने पहले तो घंटों इंतजार के बाद जब वो मिला और मिलते ही दूर से दुत्कार दिया कि तुझा मैं नहीं जानता, पास आने तक नहीं दिया, कुछ ज्यादा कह नहीं पाई, रोती कलपती वापिस आई। आने के बाद अपने पिता ने कहा कि बेटा विधि का विधान यही है, आश्रम में रह। बेटे का जन्म हुआ, लेकिन उधर जो दुष्यंत था उसकी कोई संतान नहीं थी, रानियां कई थी लेकिन संतान एक भी नहीं। वो सोच रहा था कि हे विधि इतना बड़ा राज्य दिया लेकिन वारिस एक भी नहीं। तभी एक दिन वो मछली पकड़ी गई मछुआरे के द्वारा, मछली को उसने काटा, अंगूठी निकली, अंगूठी लेकर वो पहचान गया कि राजा की अंगूठी है। अंगूठी वापस दुष्यंत के पास मछुआरा लेकर गया कि मालिक आपकी अंगूठी कमबख्त मछली ने निगल ली। अंगूठी देखी, सब कुछ याद आ गया कि वो आई भी थी, मैंने दुत्कार दिया, मन बेचैन था। शकुंतले शकुंतले करते करते राजा ने राजपाट छोड़ दिया और जंगल में भटकता वहां आश्रम तक आया तो देखा कि शकुंतला बाहर नहीं है, बाहर एक ओजस्वी ऊर्जावान सूर्य की तरह चमकते चेहरे वाला बालक शेरों के साथ खेल रहा है, शेरों के दांत गिन रहा है, शेरों के बच्चे चारों तरफ, उस झुंड के बीच बैठा वो अकेला। दुष्यंत ने सोचा कि ये कैसी प्रतापी संतान है, किसकी संतान है, कौन होगा इसका प्रतापी पिता। तभी अंदर से शकुंतला ये बोले तेरा ही है, ज्यादा नाटक मत कर। उसने कहा कि भगवान मिल गया मुझे आज, तू चल यहां से। ले भी गया। उस बालक का नाम क्या था? भरत। और उस भरत इतना प्रतापी राजा हुआ था कि भरत ने जिस क्षेत्र को जीता वो सारा क्षेत्र भारत कहलाया। आज जो हमारे संविधान में है, अरे काम की बात तो अब बोल रहा था मैं। आज नरेंद्र मोदी जी हमारे टेबल तोड़ मन गए, ये फीस वसूली हम ही कर रहे हैं। अब मेरी पढ़वा में रुचि को ना, छोरा रे टेबल टूट जाएगी, ज्यादा मत बजाओ। तो अब ध्यान से सुनो, आज नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में अनुच्छेद 1 जिसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, वहां पे लिखे, चेंज करें इंडिया को, वहां लिखा जाएगा भारत अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया की जगह क्या लिख रहे हैं? तो इस भारत के द्वारा जीते गए क्षेत्र का नाम फिर से क्या हो रहा है? भारत। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि पॉलिटिकल से हिस्ट्री में टर्न हो जाए कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, ये पूछ लेंगे आपको। तो दुष्यंत के पुत्र भरत द्वारा जीता गया हिमालय से समुद्रों तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? भारत कहलाता है। ठीक है, तो मैं सटीक भाषा में लिखवा रहा हूं, लिखेंगे आप, लिखेंगे हस्तिनापुर के कुरुवंशी राजा, हस्तिनापुर के कुरुवंशी राजा दुष्यंत, हस्तिनापुर के कुरुवंशी राजा दुष्यंत एवं ऋषि कन्या शकुंतला के मध्य प्रेम विवाह है, प्रेम कोमा विवाह है, कोमा विरह है,
एवं पुनर्मिलन। तो पहले प्रेम कोमा विवाह, फिर बिछुड़ना विरह, और फिर मिल जाना पुनर्मिलन की कथा है। अरे पहले सुन लो, प्रेम, फिर विवाह, फिर विरह, फिर पुनर्मिलन की कथा है। और कई तो जानबूझ कर कह, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। हाँ, की कथा है इसमें। अरे लिखो, इसमें विरह के बाद पुनर्मिलन है। देख देख बदमाश, विरह है, पुनर्मिलन की कथा। इसमें दुष्यंत और शकुंतला पुत्र, दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत को, इसमें दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत को हिमालय से समुद्रों तक का प्रदेश, भरत को हिमालय से समुद्रों तक का प्रदेश जीत कर एकीकृत करने वाला, समुद्रों तक का प्रदेश जीत कर एकीकृत करने वाला बताया गया है। एकीकृत करने वाला बताया गया, बताया गया है। इस क्षेत्र का नाम, इस क्षेत्र का नाम भारतवर्ष या भारत पड़ा। भारतवर्ष या भारत पड़ा। ओके, लिख दिया। तो ये क्वेश्चन हो सकता है निकल जावे, नहीं निकले तो भी कोई बात नहीं। अगला कौन सा है, लिखो फटाफट। मालविकाग्नि मित्र। अरे कालिदास में टाइम लगाओगा के, फटाफट लिखो ना। मालविकाग्नि मित्र, अभी मुझे तो कोई 20-22 बताने हैं साहित्यकार। मालविकाग्नि मित्र, तो दोस्तों इसमें मालविकाग्नि मित्र में आपको बस एक लाइन लिखनी है। मैंने आपको पढ़ाया था कि पुष्य मित्र सुंग, सुंग का बेटा कौन था? अरे अग्निमित्र सुंग, अग्निमित्र सुंग। इस अग्निमित्र सुंग के द्वारा उज्जैनी को जीतने का प्रयास करना और वहां हार जानी। उज्जैनी का जो राजा था उसने इसको कैद कर लिया। ये विदिशा में रहता था और विदिशा का राज्यपाल था। मगध में पुष्यमित्र सुंग का शासन था। ये विदिशा का राज्यपाल था। विदिशा से सेना लेकर उज्जैनी पर आक्रमण ठोक दिया, हार गया। उज्जैनी के राजा ने पकड़ के बंदी बना लिया, जेल खाने में ठोक दिया। अग्निमित्र को लगा कि अब जिंदगी जेल में बीतेगी। दिमाग लगाया, दिमाग, क्या करूं, मेरे पास क्या है? मेरे पास बाकी तो कुछ भी नहीं है, सेना भी गई, सब कुछ गया, बट मेरे पास दिमाग तो है, वो तो किसी ने नहीं लिया। उसने टारगेट किया कि मैं किसको टारगेट करूं, प्रेम में फंसाना पड़ेगा। पता लगा इसकी पुत्री है और जवान भी है और कुंवारी भी है। बोले हो गया काम। इसने इसको देखना घूरना शुरू किया, आते जाते सुबह शाम। शुरू में नफरत थी पुत्री को कि देख कैसा पागल है, लेकिन धीरे धीरे प्रेम। अंत में एक दिन अग्निमित्र सुंग ने कहा कि कब तक नयन मटक के चलते रहेंगे, अरे मिलने का भी टाइम होता है। उसने कहा कि मतलब मैं ब्याह करना चाहता हूं, क्या तुम्हारी कोई रानी नहीं है? बोले ना, आज तक शुद्ध कुंवारा हूं। अरे रुक जाओ, टेबलें तोड़ दोगे वरना तो आज में तुम,
क्योंकि आज सारा साहित्य ऐसा ही है, मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि चल ठीक है, यदि तू कुंवारा मैं कुंवारी, तू राजा भावी है मैं राजा की राजकुमारी हूं, तो फिर क्या करें। इसने कहा करना क्या, रात को आना 11 बजे 12 बजे। समझे ही नहीं, मैंने कहा तोड़ोगे क्या। और सच में वो आई और कहा कि खोल गेट फटाफट जेल के। गेट खोल दिए गए, दोनों घोड़े पर बैठ करके विदिशा चले गए। वहां तक सपने अच्छे थे, लेकिन जैसे विदिशा पहुंची राजकुमारी, पता लगा कि उसके तो दर्जनों रानियां पहले ही हैं। कोई 5 साल के छोरे के पीछे दौड़ रही है और कोई गोद में खिला रही है। उसने कहा धोखा, रुष्ट होकर के आई, पिता को कहा कि सेना फिर से दे, तू मुझे धोखा हुआ मेरे साथ। सेना लेकर के फिर विदिशा पर आक्रमण किया, फिर जीता और गिरफ्तार किया। तो इस प्रकार से प्रेम में धोखे का यहाँ पर एक अच्छा नाटक है। अरे नाटक तभी होता है जब कोई स्त्री और कोई पुरुष हो, वरना कोई घर में भी नाटक नहीं होता, पता है ना आपको। हाँ, तो अरे दोस्तों, हाँ अच्छा, मैंने पहले भी आपको बताया पुष्यमित्र सुंग में कि कालिदास के मालविकाग्निमित्र में यूनानियों के आक्रमण, यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, लिखा रखा है। शायद कुछ बच्चे तो भूल गए, निकालो देखें। अरे लिखा रखा है क्या। यस यस लिखा रखा है। तो पहले भी इस नाटक का उल्लेख किया गया, ध्यान है कि नहीं है। निकाल बता मन कहां से हो, कहीं तो ऐसे आंक रहे हो, दिखा दें। और बच्चों को याद है, तुम्हें याद नहीं है। पास तने होणु है कोनी, बावली बहुत कम। ये रहा, अरे मिला कि नहीं, ये क्या लिखा है। पढ़ पढ़ बेटा पढ़। अरे मिल गया बस, तो फिर और क्या, चूंकि पहले भी पढ़ा चुका हूं। मैं तुम्हें याद क्यों दिलाता हूं, मैं तुम्हें इसलिए याद दिलाता हूं कि चीजें कड़ी जुड़ जाएं आपके, ये अलग अलग है, ठीक है। तो लिखो रे इसमें 2 लाइन फटाफट। पुष्यमित्र सुंग के पुत्र अग्निमित्र, पुष्यमित्र सुंग के पुत्र, पुष्यमित्र सुंग, पुष्यमित्र सुंग के पुत्र अग्निमित्र, अग्निमित्र एवं उज्जैनी की राजकुमारी, उज्जैनी की राजकुमारी मालविका, उज्जैनी की राजकुमारी मालविका, मालविका, हां मालविका के मध्य प्रेम, प्रेम एवं राजकुमारी द्वारा विदिशा पर आक्रमण, राजकुमारी द्वारा विदिशा पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख मिलता है। इसमें हिंद यूनानी, इसमें हिंद यूनानी आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है, हिंद यूनानी आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है। ओके दोस्तों, अगला नाटक कौन सा है। अरे विक्रमोर्वशी फटाफट डाल दो एंडिंग, इसमें तो कुछ है ही नहीं।
आप में कोई होशियार स्टूडेंट हो तो बताओ तो इसमें कौन सी कहानी है? कोई नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि कोई नहीं बता सकता। बिना कहानी नाटक कैसे होगा? अरे इसमें तो नाटक करने वाली भी है, नाटक करने वाला भी है, वरना तो नाटक ही नहीं होता। अरे दोनों के बिना नाटक होता है क्या? तो उसमें विक्रम और उर्वशी में दोस्तों एक ऋषि है, ऋषि नाम है पुरूरवा। पुरूरवा, तो ध्यान से सुन लो, ऋग्वेद के 10वें मंडल में भी इस पुरूरवा ऋषि का उल्लेख है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस बात का कि ये ऐतिहासिक है, ये सत्य है कि जब ऋषि पुरूरवा अपनी नौजवानी की उम्र में तय कर चुका था कि मेरी हर सांस ईश्वर की साधना में ही बीतेगी, कठोर तपस्या की, अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण था। उसकी कठोर तपस्या कारण ईश्वर जो था उसने तय कर लिया कि मुझे जो भी मांगेगा आशीर्वाद देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तपस्या के आगे, इसके कर्मों के आगे मुझे झुकना होगा। क्योंकि पुरूरवा के मन में जवान था, तो मन में यह भी था कि मैं देवताओं का राज मांग लूं। इस बात से इंद्र बड़ा चिंतित था। भगवान इंद्र, जब जब कोई ऋषि तपस्या करता था, इंद्र उसकी तपस्या को भंग करने के लिए अपनी अप्सराएं भेज देता था। ध्यान है कि नहीं? तो इंद्र ने अपनी अप्सरा जो सबसे सुंदर थी, उसका नाम था उर्वशी, उसको बुलाया और बोली, सुन, बोले बताओ तुझे तनख्वाह किस बात की मिलती है? अब तेरी ड्यूटी लगाने का टाइम आ लिया। बोले लगा दे। जा वो ऋषि रहा और इतना बहला फुसला, उसको पटरी से उतार दे। इतना प्यार के जाल में फंसा। उर्वशी आई। ऋषि ने शुरू में ध्यान नहीं दिया, लेकिन खूबसूरती इतनी कि आंखें एक बार गलती से खुल गई, फिर बंदी नहीं हो पाई, फंस गया। क्योंकि सौंदर्य का मामला भी ऐसा ही, ईश्वर ने बनाया फंसाने के लिए तो बनाया। मैंने कहा कोई इन पहाड़ों को इतना सुंदर बनाता, क्यों इतने झरने लगाता? सुंदरता वहां की बात कर रहा हूं मैं। तुम अपने चेहरों में सुंदरता ढूंढते हो, वहां कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, वहां पर चेहरे में क्या है? अंदर दांत है, एक जीभ है, अंदर सांस लेने का नाक है, और बाकी कुछ भी नहीं है। तो ऋषि पुरूरवा उर्वशी के चक्कर में पड़ गया, धीरे धीरे तपस्या भूल बैठा। उर्वशी ने बहुत ईमानदारी से प्रेम निभाया, लेकिन चूंकि ऋषि पुरूरवा इतना जवान था, इतना चक्कर में पड़ चुका था सुंदरता के, इस चक्रव्यूह में फंसा हुआ, वो कहने लगा कि ईश्वर से मैंने इतना तो चाहा भी नहीं था, मेरी तपस्या का इतना मधुर फल मिलेगा मुझे, मैंने तो सोचा भी ना था। बड़ा खुश था। लेकिन एक दिन उर्वशी ने साहब का, छोरा मैं उठा के फेंक दूंगा या सिटी शटर थारी बंद कर दे। एक दिन जब सुबह उठ करके उर्वशी ने साहब कहा कि मैं जाऊंगी, वक्त आ गया है। क्यों? कहां? मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। उसने कहा जाना पड़ेगा। क्यों? मैं प्लान के तहत भेजी गई थी तेरी तपस्या भंग करने के लिए। किसने? इंद्र ने भेजा था। तो उसने कहा तू जाएगी, फिर मेरा क्या होगा? मैं ना इधर का रहा ना इधर का रहा। अरे इससे बढ़िया तो मैं तपस्या कर लेता, मेरी कुछ तो मिलता। और तूने तो ऐसा फंसाया है कि मैं कहीं का नहीं रहा, और तेरे साथ मेरा प्रेम इतना आगे बढ़ गया, लौट नहीं सकता। और बुरी तरह पछाड़ खा खा के रोने लगा। उर्वशी ने उसे समझाया कि तुम पुरुषों की समस्या यही तो होती है, तुम स्त्री के प्रेम को स्थायी समझ लेते हो। अरे हमारा प्रेम स्थायी नहीं होता। मैं ऋग्वेद की बात को बता रहा हूं, तो कोई ना, लिखो ना फटाफट। और लड़कियां प्लीज मेरे को ना देखे, मैं ऋग्वेद की इन बातों को पढ़ा रहा हूं। मैं महिलाओं की भावनाओं, महिलाओं की ईमानदारी और महिलाओं की जो जज्बात हैं उनकी कदर करता हूं। और सुनो, सच बात यह है कि धोखा पुरुषों के सांसों में चलता है, ये लड़कों के सांसों में चलता है। उनके मुंह के मुस्कान के पीछे कुटिल चाल छिपी होती है, ये बात है। लेकिन
यहां ऐसा ही लिखा है, मैं क्या करूं, मुझे पढ़ाना तो वही पड़ेगा जो सही है। लिखो रे विक्रम, अरे हेडिंग डाल दी क्या, विक्रम उर्वशी, तो लिखो इसमें फटाफट। इसमें ऋषि पुरुर्वा, मैंने काट दी लास्ट की कहानी क्योंकि तुम इतनी टेबलें ठोकने लग गए थे। लिखो, अरे लिखो ऋषि पुरुर्वा के द्वारा, लिख दे, ऋषि पुरुर्वा के द्वारा कठोर तपस्या किए जाने, कठोर तपस्या किए जाने, कौमा उर्वशी द्वारा प्रेम में फंसाकर तपस्या भंग करनी, अरे उर्वशी द्वारा प्रेम में फंसाकर तपस्या भंग करनी एवं पुरुर्वा द्वारा विरह वेदना के समय उर्वशी के समझानी, समझानी, ये लाइन लिख देना, स्त्रियों का प्रेम स्थायी नहीं होता। और आगे लिख देना, वाक्य ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया, 10वें मंडल से, सॉरी 10वें मंडल के संवाद सूक्त से, संवाद सूक्त से। अरे छोरो मैं नीचे फेंक दूंगा, चुपचाप लिख दो। नहीं अच्छा वापिस बोल रहा हूं मैं। पुरुर्वा द्वारा वेदना के समय उर्वशी को समझानी, बाकी बोर्ड पर देखो और लिखो। तुम्हारा से बड़ा हूं, ज्ञान बहुत है, किसी पोस्ट पर बैठा हूं, तुम मुझे क्या उतारोगे सीढ़ियों से, मैं लिफ्ट से ऊपर जाऊंगा। बेटा तू जो कह रहा है वो भी मुझे समझ में आ रहा है, जो तू इसके पीछे छिपा रहा है ना, जो तेरी कुटिल भावने कहना चाहती हैं, होठ फड़फड़ा रहे हैं, आवाज बाहर नहीं आ रही, वो भी मैं समझ रहा हूं। लिख दिया रे, ओके। वो अपने 2 खंड काव्य और लो, फटाफट लो यार, ऐसे तो मरवाओगे तुम। कालिदास और ये 3 लेखकों को तो पूरा डिटेल देना पड़ेगा, क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी की तो मैं रचनाएं रचनाएं लिखा के निकल जाऊंगा भले। खंड काव्य, खंड काव्य में नंबर 1 मेघदूत, मेघदूत, तो लिख दें कुबेर द्वारा श्राप देकर यक्ष को देश निकाला देनी एवं यक्ष द्वारा प्रियतमा यक्षी को बादलों द्वारा संदेश भेजने का उल्लेख।
इस खंड काव्य की विशेषता है कि विरह को जिस प्रकार से उसने पिरोया कालिदास ने, किसी व्यक्ति की पीड़ा को, दर्द को, तकलीफ को जिन भावों और शब्दों में व्यक्त किया है, ये उसका काबिल तारीफ है। लिख दिया। तो कुबेर जो है, वो कुबेर जो धनपति है ना, और अपने धन के पति कुबेर के द्वारा एक यक्ष को श्राप दे दिया गया। यक्ष से कोई राजद्रोह की गलती हुई थी, निकाल दिया गया। जब यक्ष दूर चला गया तो उसकी अपने प्रियतमा, अपनी जो यक्षी थी, जिसे उसका विवाह होने जा रहा था, जब उसकी याद आई तो यक्ष ने उसका जो वर्णन किया, उसने बादलों को संदेश दिया। उस जमाने में अपने व्हाट्सएप तो थे नहीं, मोबाइल भी नहीं था, देश से निकाला दे दिया, कोई साधन नहीं था, डाक भी नहीं थी। तो पहाड़ पर बैठा हुआ जो यक्ष था, उसने जाते हुए बादलों को, मानसून के जो बादल जो दक्षिण पूर्वी दिशा से यूं जाते हैं, तो यहां बैठा बैठा वो बादलों को कहता रहा कि आज मैं तुम्हें देखता हूं, बाद में तुम्हें वो भी देखेगी, मैं तुम्हें देख रहा हूं, वो तुम्हें भी देखेगी। तुम उसे उस समय बताना कि मैं उसको कितना याद करता हूं। जब सांस लेने की कोशिश करता हूं, उसके नाम के बाद सांस आती है, सांस तक नहीं आती। उसने बहुत ही ढंग से विवरण दिया। अब मामले को छोड़ दो, अगला है ऋतुसार। ऋतुसार, क्योंकि तुम्हारे सामने वर्णन करने का मतलब है कालिदास फेल हो जाएगा। ऋतुसार ना, मेरे को पढ़ाना है। अरे ऋतुसार में लिखो, इसमें भारत की 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया, बस। इसमें भारत की 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया ऋतुसार में। हेडिंग नहीं डाली क्या? हाँ, तो इसमें भारत की 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया। आप कहोगे गुरुजी हमने तो 3 ऋतु पढ़ी थी, आप 6 कहां से लाए हो? 6 ही है ना? हाँ, तो उसमें शिशिर भी है, बसंत भी है, और एक और कौन सी रहेगी? हेमंत है ना। हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु, 3 तो ये होगी। बाकी देख 3 का मुझे भी पता नहीं है। बाकी ग्रीष्म, ये वर्षा ऋतु है ही है। चलो, ये कालिदास खत्म हो गए। अपना अगली हेडिंग डालो रे, विशाख दत्त। विशाख दत्त चूंकि मैं पढ़ा चुका हूं आपको, विशाख दत्त ने अपने जीवन में नाटक ही किए और 2 नाटक लिखे। एक नाटक का नाम है मुद्रा राक्षस, और जो दूसरा नाटक है, दूसरा देवी चंद्रगुप्तम। अरे बहुत धीरे हैं ये, पढ़ाए हुए। बोर्ड पर देखो फटाफट। ना रेल नहीं है ये, इतना खेल नहीं है ये इसी तरह से होगा क्योंकि इतिहास है ये। तो फटाफट देखो और लिखो, फिर मैं पूछूंगा, देखिए कौन सा फास्ट हुआ है। सब नीचे से जा रहे हैं, मेरे को पता है। तो जिसको ऊपर से भेजने की कोशिश कर रहे हैं वो सब समझ में आता है। आज मैं तो बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं। अब ज्यादा प्यार स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहता, अति बुरी होती, पता है कि नहीं? बस, तो दोस्तों देवी चंद्रगुप्तम के 2 नाटक कौन कौन से पढ़ाए या नहीं? नहीं पढ़ाए हो तो बताओ। मौर्य काल का कौन सा है और गुप्त काल का कौन सा है? कौन से नाटक के अंदर शक राजा रुद्र सिंह तृतीय के द्वारा
ध्रुव स्वामी को लाए जाने का उल्लेख है। कौन से नाटक में नंदवंश के राजा गणानंद को हराने का उल्लेख? तो फिर कितने प्यार से पढ़ाऊं? ये बहुत प्यार आ रहा है, बहुत ज्यादा। अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग तीसरी, शूद्रक। शूद्रक नाटक का नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है मिट्टी का खिलौना। मिट्टी का खिलौना। मिट्टी का खिलौना तो वही कहानी है, इसमें भी सुन लो पहले बोर्ड पर। अरे सुन रहे हो क्या आप? तो यहां गरीबी और अमीरी के बीच का जो भाव है, जो तकलीफ है, जो दर्द है, उसे उभारा गया। ये शूद्रक पहला धन्य लेखक जिसने राजकुमार और राजकुमारी से बाहर निकल करके आम आदमी की बात की। कालिदास को देखो, कालिदास ने इतना विपुल साहित्य लिखा, लेकिन किस पर? राजकुमार राजकुमारी पर, जिनकी जनसंख्या 0.5% नहीं है। आम आदमी का जनजीवन कैसा था, कालिदास ने उसे टच नहीं किया, क्योंकि ये लोग दरबारों में राजाओं के उपहारों पर पलने वाले, वे परिजीवी थे। मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं। लेकिन आम आदमी के दुख दर्द और उसकी तकलीफ का विवरण देने वाला पहला लेखक कौन है? शूद्रक। जिसने गरीबी की कठिनाइयों में एक आम आदमी कैसे जीवन जीता है, इस बात का इसने उल्लेख किया। तो कहानी के पात्रों के रूप में एक धनिक लड़की है जिसका नाम है, जो नृत्य करती है, नृत्यांगना। नृत्यांगना जिसका नाम है बसंत सेना। बसंती मान लो, बसंत सेना। दूसरी ओर अत्यंत गरीब ब्राह्मण जो आटा मांग के लाता है सुबह सुबह रोज, उसका नाम है चारुदत्त। चारुदत्त। इसमें ये जो धार्मिक, जो धनिक नृत्यांगना है, धनिक नृत्यांगना, इसको चाहने वालों की संख्या 1000 है। 1000 तो कम ही है, वास्तविकता तो इसी ऊपर है। अच्छा, तुम्हें मतलब ये मौका दिया जाए ओहो कहने का, अरे बावड़ो, नृत्यांगना है ठीक आम्रपाली की भांति। दुनिया देखती है नृत्य को और बढ़िया ठुमके लग गए तो सोने की मालाएं निकाल निकाल करके कदमों में बिखेर देते थे। तो धन की कमी रहेगी क्या? आप बसंत सेना। लेकिन इसको चाहता कौन है? ये चांदी की दीवारें प्रेम होने देंगी क्या? नहीं। सोचता भी है, कहता भी है कई बार कि तुम्हें चाहने वाले तुम्हारे शरीर को चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा से तुम्हें चाहता हूं, बस धन नहीं है मेरे पास। उसने बहुत ज्यादा समझाया बसंत सेना ने कि नहीं, बसंत सेना के द्वारा चारुदत्त का दिल तोड़े जाने का इसमें जो, और चारुदत्त के द्वारा आत्महत्या करने का इसमें उल्लेख मिलता है। मुख्य बात ये नहीं है, तुम हो मत करो, ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं। यहां क्वेश्चन आएंगे कि एक गरीब
जो व्यक्ति है, गरीब लोगों के द्वारा कितनी मुश्किल से जीवन जिया जाता है, के द्वारा जीवन की कठिनाइयों का उल्लेख मिलता है। और यह शायद उस समय की कोई सत्य घटना थी। इसमें आम व्यक्तियों का चित्रण किया गया है। आम आदमी, आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, किसान और मजदूर, आम व्यक्तियों के जीवन का चित्रण मिलता है। ये इसकी खास बात है, चित्रण मिलता है। और जो गरीब व्यक्ति हैं, और खास बात क्या है कि आम आदमी कौन सी भाषा बोलता है? आम व्यक्ति गुप्त काल में भी प्राकृत भाषा बोलते। कौन सी भाषा? परंतु उच्च वर्ण, जो उच्च वर्ण है वो संस्कृत भाषा बोलता है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा बोलने का उल्लेख है। इसका मतलब खाई बहुत बड़ी थी, ना भाषा का तालमेल था, ना जनजीवन का तालमेल था। और जबकि यहां तो चाहने वाला एक ब्राह्मण है, चाहने वाला एक सामान्य व्यक्ति है, और बसंत सेना तो नृत्यांगना, नृत्यांगना ही नहीं, मैं सही शब्द इस्तेमाल कर नहीं रहा, मतलब गणिका है, वैश्या। कौन? बसंत सेना। तो धन बहुत है, चाहने वाला गरीब है, बस ये बहुत बड़ा अंतर है। आत्महत्या करनी होती। तो इस प्रकार से ये जो है जन सामान्य की जो तकलीफ, जो दर्द, जो गरीबी का उल्लेख है, वो किसने किया? शूद्रक ने। ठीक है, फटाफट मैं लिखवाता हूं, लिखो। पहले शूद्रक मृग कटिकम, शाब्दिक अर्थ मिट्टी का खिलौना। अर्थ क्यों है मिट्टी का खिलौना? गरीब के खिलौने माटी के होते हैं, माटी के, और कोई भी व्यक्ति आकर उनको टूट जाते हैं, सपनों की भांति। तो अर्थ भी इसका है मिट्टी का खिलौना। ठीक है, तो दोस्तों मैं लिखा दूं, लिखें। इसमें धनिक नृत्यांगना बसंत सेना, इसमें धनिक नृत्यांगना बसंत सेना, धनिक नृत्यांगना बसंत सेना एवं गरीब ब्राह्मण चारुदत्त, चारुदत्त के मध्य, गरीब ब्राह्मण चारुदत्त के मध्य एक पक्षीय प्रेम, एक पक्षीय प्रेम, मतलब समझ रहे हो ना? एक पक्ष, एक ही पक्ष में प्रेम। कौन सा? हाँ, ये तो तुम बहुत बढ़िया समझते हो। एक पक्ष प्रेम तो है, ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, है? हाँ, ये बहुत बढ़िया पक्ष है तुम्हारा। हाँ जी, एक पक्षीय प्रेम का विवरण मिलता है, का विवरण मिलता है। बसंत सेना द्वारा चारुदत्त की उपेक्षा, बसंत सेना द्वारा चारुदत्त की उपेक्षा एवं चारुदत्त की आत्महत्या, बसंत सेना द्वारा चारुदत्त की उपेक्षा, 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 अपेक्षा नहीं रह, उपेक्षा, एवं चारुदत्त द्वारा आत्महत्या के माध्यम से, बसंत सेना द्वारा चारुदत्त की उपेक्षा। लिख, तेरे हाथ तो चलने को ना, देख आंखें चल रही हैं, तो चारुदत्त की आत्महत्या के माध्यम से गरीब एवं जन सामान्य के माध्यम से गरीब एवं जन सामान्य के जीवन की कठिनाइयों का
के जीवन की कठिनाइयों का, अरे बावली तो कठिन रहेगी, चारुदत्त की उपेक्षा एवं चारुदत्त की आत्महत्या के माध्यम से लिख दिया। गरीब एवं जन सामान्य के जीवन की कठिनाइयों का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। इसमें आम व्यक्तियों के द्वारा, इसमें आम व्यक्तियों के द्वारा प्राकृत भाषा बोलने, एवं उच्च वर्ण के द्वारा संस्कृत भाषा बोलने का उल्लेख मिलता है। ओके,